गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी एसिटिक एसिड और उससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी एथेनॉल, जिसको हम एथिल अल्कोहल कहते हैं। ये दोनों वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इन वीडियोस को ना देखा हो, मैंने आई बटन में उनका लिंक दे रखा है, आप यहाँ पर जा करके उस वीडियोस को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, जो कि केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये टॉपिक यानी ये लेसन नहीं आया समझ में, तो आप केमिस्ट्री को लाइफ टाइम भूल जाइएगा कि तुम्हें रसायन विज्ञान समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री का बेस है पीरियोडिक टेबल। कोई भी एलिमेंट क्यों रिएक्शन करता है, किसी से क्यों अटैचमेंट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, एक्सेप्शन यानी कि त्याग और ग्रहण करेगा, इन सभी सवालों का जवाब इसी पीरियोडिक टेबल में आपको मिलता है। कोई मोस्ट निगेटिव क्यों है, कोई मोस्ट पॉजिटिव क्यों है, कोई किसी से रिएक्शन करता है, कोई किसी एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करता। कुछ एलिमेंट्स को हमने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड से बाहर निकाल करके नीचे रख रखा है लैंथेनाइड रेक्टिनाइड सीरीज़ में। इसका क्या राज है? एलिमेंट्स को हमने ब्लॉक्स में डिवाइड क्यों किया, क्या राज है? एलिमेंट्स को हमने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बेस पर डिफाइन क्यों किया? इन सभी राजों का आज आपके सामने पर्दाफाश होगा। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, लास्ट तक स्किप कतई मत करिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो जैसे हमारे घरों में बहुत ढेर सारी किताबें होती हैं। आप सभी लोग क्लास 9 या 10 के स्टूडेंट होंगे, तो आपके पास भी ढेर सारी बुक्स होंगी। उन बुक्स में क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जहाँ तक भी अभी तक आपने स्टडी की है, ये सारी बुक्स आपके पास होंगी। इन सभी बुक्स को आपने किसी न किसी रैक में या किसी न किसी अलमीरा में या किसी न किसी अलमारी में आपने इन बुक्स को अरेंज करके रखा होगा, और उन बुक्स को आपने किसी न किसी तरह से अरेंज किया होगा। कुछ बुक्स को उनके साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज किया होगा, कुछ बुक्स को क्लास वाइज अरेंज किया होगा। तो इस तरह से आपने जिन भी बुक्स को अरेंज किया है, सेम वैसे ही एलिमेंट्स की स्टडी आसान हो जाए, इसलिए पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत हमें महसूस हुई। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल को बनाया। लेकिन पीरियोडिक टेबल जो आज आप देखते हो अपनी केमिस्ट्री में, ये पीरियोडिक टेबल एज इट इज़ आपको नहीं मिल गई थी। इस पीरियोडिक टेबल के पीछे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। डैड मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल नहीं दिया था। शुरुआत में जब एलिमेंट्स की खोज हुई तो लगभग 56 के आसपास एलिमेंट्स उस समय थे। तो इन 56 एलिमेंट्स की स्टडी आसान हो, इसके लिए तरह तरह के जो केमिस्ट थे, रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक थे, वो लगे रहे, और उन लोगों ने अपनी अपनी ज्ञान और प्रतिभा के अकॉर्डिंग उसकी स्टडी को ईजी बनाने के लिए तरह तरह के उन्होंने रूल्स दिए थे। उनमें से जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आया था, वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था विलियम प्राउट का, जो कि 1785 से 1850 तक वो माना गया था। विलियम प्राउट साहब ने, उनका यह मानना था कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी तत्व हैं, वो सारे एलिमेंट्स का जो परमाणु भार होता है यानी एटॉमिक वेट जो होता है, वो हाइड्रोजन के जस्ट होल नंबर का मल्टीपल होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होगा वो 2 होगा, नेक्स्ट का 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इस तरह से उनका ये मानना था, और उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अकॉर्डिंग उनका ये कहना था कि ऑल द एलिमेंट्स वेयर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी उनका ये मानना था कि जितने भी एलिमेंट्स, उस टाइम तक 56 एलिमेंट्स मालूम थे, उन सभी की जो ओरिजिनेट हुई है, उत्पत्ति हुई है, वो सभी पैदा हुए हैं किससे? हाइड्रोजन से। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट गलत था, और इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया और ये कॉन्सेप्ट नहीं माना गया। इसके बाद फिर कुछ लोगों ने अपनी मेहनत शुरू की, और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर के आए वो थे डोबेनियन साहब। इन्होंने एक ट्रायड्स वाला कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने कहा था कि पीरियोडिक टेबल जो थी उस वक्त की, उसमें एलिमेंट्स को 3-3 के सेट में इन्होंने अरेंज किया था। ट्राई माने 3, तो 3-3 के सेट में इन्होंने अरेंज किया था। और इनका ये मानना था, और सच भी था, कि जो फर्स्ट एलिमेंट था और जो लास्ट एलिमेंट था, इन दोनों को अगर एटॉमिक मास को हम ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो जो बीच वाला एलिमेंट है, जितना एटॉमिक मास उसका है उतना ही आंसर आएगा। और उन्होंने इसको बाकायदा प्रूफ करके भी दिखाया। जैसे अगर हम इनके ट्रायड्स में देखें, मान लीजिए सोडियम लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक मास कितना है? 7, और सोडियम का एटॉमिक मास 23, और पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39। तो अगर हम इस फर्स्ट एलिमेंट को और इस थर्ड एलिमेंट्स को, ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 है ना,
तीन का सेट है, इसी को बोलते हैं ट्राइड्स। तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को आपस में ऐड कर लें और 2 से डिवाइड कर दें तो 39 और प्लस 7 क्या बन जाएगा 46/2 इज इक्वल टू 23। तो 23 वो नंबर है जो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास है। इसी को बोलते हैं रूल ऑफ ट्राइड्स। यानी अकॉर्डिंग टू दिस रूल द एटॉमिक sum of atomic mass of first and third elements is equal to the atomic mass of the middle element। यानी जो तीन का सेट बनता है उसमें पहले और आखिरी एलिमेंट के अगर परमाणु भार को जोड़ दिया जाए और 2 से डिवाइड किया जाए तो जो भी आंसर आएगा वो बीच वाले एलिमेंट के परमाणु भार के बराबर होगा। इसी को हम डॉबर्नियर का त्रिक नियम भी कहते हैं और इंग्लिश में ट्राइड्स रूल भी कहते हैं। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद डॉबर्नियर साहब का भी कॉन्सेप्ट माना नहीं गया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली अप्रूव अपने आप को नहीं कर पा रहा था। क्योंकि पीरियोडिक टेबल बनाने का मेन मकसद था कि हम ईजिली प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर सकें, किनकी, एलिमेंट्स की, और इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट की स्टडी पॉसिबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट एटॉमिक मास के फॉर्म में रखे गए थे। अब एटॉमिक मास के फॉर्म में अरेंज करने से प्रॉब्लम क्या आती है आगे हम समझेंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट रूल आया वो आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये रूल जॉन्स न्यूलैंड साहब ने 1800 में इन्होंने इस रूल को दिया था और इन्होंने इस रूल के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में 8 के सेट में अरेंज किया था। यानी एक लाइन में 8 एलिमेंट को इन्होंने रखा था और इन्होंने अपने इस रूल में कहा था कि एवरी 8th एलिमेंट, जो भी इनके अरेंजमेंट में जो 8वां एलिमेंट होगा, तो एवरी 8th एलिमेंट हैज़ द सिमिलर प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने 8 एलिमेंट्स को रखा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेगी। जैसे अगर इनके हम ऑक्टेव्स को देखें, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। फिर फ्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है। तो अगर हम इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की है वही प्रॉपर्टी फ्लोरीन की है। अगर किसी और एलिमेंट से टच करना चाहे तो मान लो यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो प्रॉपर्टीज़ लिथियम की हैं वही प्रॉपर्टीज़ सोडियम की हैं। यही है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यानी न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल ये कहता है कि जो पुरानी पीरियोडिक टेबल थी, पुरानी आवर्त सारणी थी, उसमें 7वें एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आता है उसके गुण पहले एलिमेंट से मैच करते हैं। यही है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो अभी हम लोगों ने समझा ऑक्टेव्स रूल, और अब हम समझते हैं कि जो ऑक्टेव रूल था उसके डिसएडवांटेजेस क्या थे। आपको मालूम है किसी भी चीज़ के अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो ऑक्टेव रूल जो था उसके जो मेन डिसएडवांटेजेस थे वो फर्स्ट थे कि इट वर्क्स ओनली विद हाइड्रोजन टू कैल्शियम। यानी ऑक्टेव ने जो भी कॉलम बनाया था उसमें जो एलिमेंट्स उन्होंने अरेंज किया था उनमें जो इनका रूल फॉलो होता है वो केवल हाइड्रोजन से शुरू होता है और कैल्शियम तक जाके फिनिश हो जाता है। इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो इनका जो रूल था कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द टेबल आफ्टर नेक्स्ट 8 शो द प्रॉपर्टी लाइक द फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि जो लास्ट का 8th एलिमेंट होता है वो इस ऑक्टेव सीरीज के फर्स्ट एलिमेंट से अपनी प्रॉपर्टी को सेम शो करता था। हिंदी में जो 8वां एलिमेंट होता था वो पहले वाले एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी शो करता था। लेकिन इनका ये जो रूल है वो केवल हाइड्रोजन से कैल्शियम तक ही दिखाई पड़ता है, इसके बाद के एलिमेंट्स इस रूल को फॉलो नहीं करते। यहाँ पर ऑक्टेव लॉ फेल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस गिव्स बिग सेटबैक to the Lewis law as they were quite different to elements। जैसे ही इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हुई, इनर्ट गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनके सभी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। इन्हें हम इनर्ट गैसेस या हिंदी में उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैस कहते हैं। तो जैसे ही अक्रिय गैसों यानी इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हुई वैसे ही वो गैसें सभी एलिमेंट से एकदम अलग प्रॉपर्टी शो करती थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इनर्ट गैसेस जैसे ही बनी ऑक्टेव लॉ एकदम फेल हो गया।
क्यों? क्योंकि इनर्ट गैसेस इनकी किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, मतलब दे वर शोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज। तो ऐसी कंडीशन में ऑक्टेव लॉ और ऑक्टेव सीरीज में प्रॉब्लम शुरू हुई और यही इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा था। नेक्स्ट है, इट कंसीडर ओनली 56 एलिमेंट्स प्रेजेंट। ऑक्टेव के अकॉर्डिंग केवल नेचर में 56 एलिमेंट्स थे, जबकि रियलिटी में ए लॉट ऑफ एलिमेंट्स थे। आज भी हम 116 तक पहुंच चुके हैं, तो 56 एलिमेंट्स तक ही केवल ऑक्टेव सीरीज में स्पेस मिला था। इसलिए जो भी न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी उनके लिए इस सीरीज में कोई जगह दिखती भी नहीं थी, और प्लस उनकी सारी प्रॉपर्टीज इस ऑक्टेव लॉ से दूर दूर तक मैच नहीं करती थी। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक आया। नेक्स्ट आया, न्यू एलिमेंट्स शो डेविएशन फ्रॉम ऑक्टेव लॉ। जो भी नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई वो भी ऑक्टेव लॉ को फॉलो नहीं करते थे। इन इट फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकिल एंड ब्रोमीन आर प्लेस्ड इन सेम कॉलम बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो ये आई कि ऑक्टेव सीरीज में फ्लोरीन को, क्लोरीन को, कोबाल्ट को, निकिल को, ब्रोमीन को एक ही कॉलम में एक ही साथ रखा गया, जबकि इन सब की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से दूर दूर तक मैच नहीं करती। इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, जो कि मेंडलीव की जो न्यू पीरियोडिक टेबल थी उसमें आप पढ़ेंगे भी कि जो कोबाल्ट और निकिल है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के दो ऑर्बिटल्स खाली होते हैं और इनको रखा किसके साथ गया? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ, जिनके पास केवल एक आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वैलेंस होते हैं, यानी इनकी सिर्फ बाह्यतम कक्षा खाली होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ही वैकेंट होता है, बाकी सारे शेल्स इनके कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं। तो इस तरह से ये डिसएडवांटेज थे जो कि ऑक्टेव सीरीज में देखने को मिली, और इन्हीं सब कारणों से ये ऑक्टेव सीरीज अडॉप्ट नहीं किया गया और कुछ वक्त के बाद धीरे धीरे इसको मान्यता मिलनी बंद हो गई और लोगों ने इसको फॉलो करना बंद कर दिया। तो ये था ऑक्टेव सीरीज और प्लस आपके पीरियोडिक टेबल्स के इंट्रोडक्शंस, जिसमें शुरुआत में हमने आपको ट्रायड्स लॉ बताया और ऑक्टेव लॉ बताया, ऑक्टेव लॉ के डिसएडवांटेजेस बताए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको कम्प्लीटली समझ में आया है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपने साथ के स्टूडेंट्स को, दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे उन तक हमारी पहुँच बन सके जिन तक हम अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। और अगर वीडियो आपको खुद पसंद आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी, तो पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव, चाहे वो ओल्ड रहा हो और चाहे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रही हो, दोनों की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।